नेपाल हिमालय की गोद में बसता एक ऐसा देश जहां बौद्ध और हिंदू धर्म का गढ़ माना जाता है। वो नेपाल आज करप्शन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण जल रहा। 2008 से 2025 तक में 14 बार सरकार बदलने वाला नेपाल आखिर क्यों जलने और जलाने को मजबूर? क्यों वहां के युवाओं को इस तरह के कदम उठाने पड़े? क्यों एक देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा और उसके अन्य मंत्रियों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा और वो भी रोड पे भागते नजर आए? 2008 में जब नेपाल में गणराज्य खत्म हुआ था तब ऐसा लगा था लोगों को कि अब राजा शासन से मुक्ति मिलने के बाद नेपाल की हालात में सुधार होंगे, बदलाव और डेवलपमेंट जो भी सरकार आएगी वो करेगी। लेकिन पिछले 17 सालों में 14 बार सरकार बदलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है वहां के डेवलपमेंट का। एक साल से ज्यादा अधिकतर सरकार वहां चलती ही नहीं। लेकिन जब टाइमलाइन देखेंगे तो 2008 में प्रचंड, 2009 में माधव नेपाल, फिर बाबूराम, फिर ओली, फिर देवबा सिला, लगातार चलता रहा। मतलब जनता को लगभग हर साल एक नया पीएम मिला, प्रधानमंत्री, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे शून्य। 14 प्रधानमंत्री बदलने वाला देश क्यों डेवलपमेंट के नाम पे जीरो रहा? और क्या नौबत रही कि हर बार उन्हें सरकार बदलने की जरूरत पड़ी? लेकिन नेपाल की आज की स्थिति को समझने के लिए वहां का हिसाब किताब समझना थोड़ा जरूरी हो जाए। नेपाल की जीडीपी लगभग $40 बिलियन, इसमें से 25% हिस्सा लगभग सिर्फ रेमिटेंस से आता है। मतलब वो लोग जो गल्फ कंट्री या भारत या और किसी देश में रहकर मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं या छोटा मोटा अपना बिजनेस चलाते हैं, वो लोग असल में नेपाल की अर्थव्यवस्था को संभाले। मतलब यूं कहें तो आधा नेपाल दूसरे देशों में जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। वहीं एक तरफ नेपाल के नेताओं और मंत्रियों के बच्चे यूरोप और अमेरिका में पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो वहां घूम रहे हैं, वो भी महंगी महंगी गाड़ियों। और दूसरी तरफ नेपाल अपने बेसिक सुविधाओं के लिए भी जूझ रहा, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर पॉलिटिकल अस्थिरता। $40 बिलियन वाले जीडीपी वाला देश जिसमें 20% लगभग युवा, वो जेन जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 20% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे आते। ये आंकड़ा इसलिए बता रहा कि नेपो किड जो इस प्रोटेस्ट का शुरुआती कारण बन, मतलब नेपाल में मंत्रियों के बच्चे, वहां के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी नेता है, उनके बच्चे कैसे फॉरेन कंट्रीज में मजे कर रहे थे, वहीं नेपाल के लोकल लोग और उनके बच्चे अपनी बेरोजगारी और रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे पड़े। यही सब सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे बैन लगाने का फैसला किया गया। और यही चीज वहां के युवाओं को नागवारा घुसी, क्योंकि एक ही साधन था कनेक्टिविटी का और लोगों को जागरूक करने का कि देश और सरकार के प्रति किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सके, और वो प्लेटफॉर्म ही बंद कर। वहीं से शुरू होता है ये आक्रामक प्रोटेस्ट, और ये जिम्मा लिया वहां के युवाओं ने, जेनजी ने। नेपाल की 40% आबादी जो है वो 25 साल या उससे कम की। मतलब नेपाल एक जेनजी वाला देश है, मतलब युवाओं का देश है। लेकिन यही युवा जेनजी सबसे ज्यादा बेरोजगार है। सरकारी यूनिवर्सिटीज बेकार है और प्राइवेट पढ़ने जाओ तो लूट लेते हैं। वहीं नेताओं और मंत्रियों के बच्चे उन कंट्रीज में पढ़ाई करते हैं और वहां की यूनिवर्सिटी और आलीशान लाइफ को जी रहे। और नेपाल के आम लोगों के और खास करके उन जेनजियों के पास न नौकरी और न भविष्य। कुल मिला के अगर कहें तो नेपाल की राजनीति का दूसरा नाम करप्शन है। घोटाले की लिस्ट इतनी लंबी कि देख के हैरानी होती है कि एक छोटा सा देश इतने बड़े घोटाले कैसे कर सकता है। मतलब वहां की सरकार कैसे कर सकती है इतने बड़े पैमाने पे घोटाले। करप्शन के कुछ एक मुख्य उदाहरण अगर हम देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि असल में ये आग कहां से भड़की। नेपाल में एयरपोर्ट क्लियरेंस तक घोटाला हो जाता है। मतलब जो लोग यूरोप विदेश ट्रेवल करना चाहते हैं उनसे मोटा चार्ज वसूला जाता है और हर दिन लगभग 400 से ज्यादा लोग नेपाली विजिट वीजा पे बाहर जाते हैं। तो सोचो कि कितना मोटा माल लपेटा जा रहा था वहां से। और ये सिर्फ अकेला घोटाला नहीं, कोऑपरेटिव सेक्टर फ्रॉड 2024 तक में इस सेक्टर में घोटाले और फ्रॉड से 200 बिलियन नुकसान हो, या यूं कहें कि करप्शन होता है, यानी आम लोगों का पैसा डुबा दिया। व्हाइट बॉडी एयरक्राफ्ट स्कैम, नेपाल एयरलाइंस के लिए एयरबस A330 खरीदा, डील में स्पेसिफिकेशन को बदल दिया गया, लो कैपेसिटी प्लेन लिए और 4.35 बिलियन का नुकसान। मतलब वापस से नेपाल के लोगों का फंड जो है वो उड़ा दिया है। लेकिन ये लिस्ट थमती नहीं है। सरकारें भले ही एक एक साल में वहां चेंज होती है पर घोटाले सब बराबर कर। ओली सरकार ने गोकर्ण फॉरेस्ट रिसोर्ट जैसे स्टेट
एसेट्स को 25 साल के लिए रेंट पे दिया, लीज पे दिया, वो भी पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग, समझ रहे हैं? मतलब वहां से भी मोटा पैसा दबाया गया। और मजे की बात क्या है कि इतना करप्शन होने के बाद भी ना किसी नेता और मंत्री पे जांच होती, जेल जाना तो दूर की बात, उल्टा एक दूसरे की पार्टियों को करप्ट जो नेता हैं वो बचाते हैं। मतलब वहां सरकार और अपोजिशन में एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग कि भाई तू मेरा करप्शन छुपा, मैं तेरा करप्शन छुपाऊंगा। हर साल सरकार बदलती ही है, कभी वो खाएगा कभी दूसरा खाएगा, कार्रवाई किसी पे नहीं होती। ना कहते हैं ना चोर चोर मौसेरा भाई, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियों के बीच चल रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो या सरकार में, एक दूसरे का साथ करप्शन में बराबर देती थी। और असल में यही नेपाल की असली ट्रेजेडी है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी है वो करप्शन में डूबी हुई रहती, खुद करप्शन करेगी, हट जाएगी तो दूसरे करप्शन करेंगे और सरकार बदलती रहेगी और नेपाल को शून्य डेवलपमेंट इसी वजह से मिलता है। बाकी कुछ जो डेवलपमेंट के नाम से चाइना वाला एंगल है वो भी एक बड़ा कारण। नेपाल की राजनीति में चीन का जो वो बड़ा गहरा प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड, हाइड्रा पावर्स, इन सभी प्रोजेक्ट में चाइना की मजबूत पकड़। क्यों? क्योंकि पैसा लगाता है। यानी अगर जियोलॉजिक देखेंगे तो एक तरफ से भारत की खुला हुआ बॉर्डर है और दूसरी तरफ चीन का दबे पाव घुसपैठ। मतलब यूं कहें तो नेपाल की राजनीति भू राजनीतिक शतरंज का हिस्सा बन, क्योंकि दूसरे देश के इन्वॉल्वमेंट वाला पैटर्न जो है वो बड़े टाइम से चल रहा है। नेपाल सिर्फ अकेला नहीं है। 2022 में श्रीलंका ने अपने राष्ट्रपति को वहां की जनता ने भगाया, वहीं 2024 में बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा, आगजनी जो आज नेपाल में उससे बुरा स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान के भैया तो क्या ही बात, वो तो लगभग हर हफ्ते इस तरीके के संकट में होता है। जब भी कोई पाकिस्तान की गद्दी पे बैठा होता है तो वहां की जनता और सेना खुद उसकी चड्डी उतार के और गद्दी से लात मार के भगा फिर दूसरे को बिठा, तो वहां के लिए ये जो है वो थोड़ा आम बात हो जाए। कुल मिला के ये पैटर्न आसपास के कुछ देशों में देखा, जिसकी वजह से भारत में भी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी जलने की स्थिति ना पैदा। अब इसमें भारत का कनेक्शन क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि भारत में भी बैठे कई लोग कुछ ऐसा ही सपना देख रहे हैं भारत में कराने कि किसी तरीके से दंगे हो, सिविल अरेस्ट हो और लोग सड़कों पे उतरे और सरकार को गिरा दिया। खास करके बात करूं तो मोदी सरकार, क्योंकि शाहीन बाग, किसान आंदोलन, अग्निवीर के नाम पे दंगे, सब जगह लगभग यही पैटर्न दिख। सुलगाने की कोशिश यहाँ भी भरपूर की, लेकिन बाबू ना ये नेपाल है ना ये बांग्लादेश, ये भारत, और भारत में ये करना जरा मुश्किल है। वो बात अलग है कि जैसे ही बांग्लादेश या नेपाल या इस तरह के घटनाएं होती हैं तो भारत में बैठे लोगों को ऑर्गेज्म फील होने लगता है, ये सोचकर कि कहीं भारत में भी ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह जलाने की कोशिश भारत को हर प्रोटेस्ट में किया जाता है। देश को जलाने की कोशिश और मोदी को हटाने की कोशिश हर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते देखा है। लेकिन भाई इंडिया की डेमोक्रेसी और सरकार दोनों ही इतने मजबूत हैं कि ये सब करना जरा मुश्किल हो जाता, असंभव जैसा हो जाता, और ये भारत में आग लगाने वाले सपने ट्विटर ट्रेंड तक ही सिमट के रह जाए। लेकिन हाल के पैटर्न को देखते हुए नेपाल में कुछ ऐसा डीप स्टेट का खेल हुआ हो लगता नहीं, क्योंकि असल में वहां की सरकार इतनी करप्ट हो कि लोगों का गुस्सा फूटना तय, और जब युवाओं की आवाज सड़कों तक आती है, संसद तक जाती है, तो सरकारें हिल जाती, क्योंकि वहां की जनता खास करके युवा जेन जी बस एक ही आवाज दे रहे हैं कि भाई करप्शन हटाओ। और जो अस्थिर सरकार चल रही, कोई 1 साल, कोई 15 महीने, कोई 20 महीने, वो नहीं चाहिए अब वहां के लोग। लेकिन सवाल है कि आग की भट्टी में झुका हुआ नेपाल क्या खुद को संभाल पाएगा, क्योंकि वहां की जनता और युवाओं ने चुन चुन के विपक्ष के लोगों को भी सबक सिखाया और सरकार में रह रहे लोगों को भी सबक सिखाया। लेकिन भारत के लिए सबक साफ है, उन लोगों के लिए भी जो भारत को जलाना चाहते हैं और यहाँ के आम जनता के लिए, कि अगर डेमोक्रेसी और गवर्नेंस स्ट्रांग है तो कोई शाहीन बाग, कोई आंदोलन देश को जला नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर लीडरशिप कमजोर तो देश में आग लगाना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए भारत के लिए भी एक सीख है, और भारत एक मिसाल भी यहाँ की डेमोक्रेसी और यहाँ की आज की मजबूत लीडरशिप, जो आसपास के तमाम पड़ोसी देशों की अस्थिरता में भी स्थिर खड़ा। तमाम दंगे कराने की कोशिश विफल हो जाती। सरकार की मजबूती, गवर्नमेंट एजेंसियों की कार्यशैली सराहनीय होती, चाहे वो किसी फोर्स की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए या गवर्नमेंट की किसी भी लीडरशिप की बात। देश को तोड़ने की हर कोशिश नाकाम साबित, और इसीलिए किसी भी देश की डेवलपमेंट में तोड़ जोड़ की सरकार से
यानी कि वो कहते हैं ना कि चोर चोर जम्मो सेरा भाई वाला सीन जहां होता है, वहां डेवलपमेंट हमेशा जीरो होता है। एक मजबूत लीडरशिप ही किसी देश को आगे डेवलपमेंट के रास्ते ले जा सकती, क्योंकि 2, 4, 10 कितनी भी पार्टियां अगर करप्ट हो और एक साथ मिल के काम करे तो वो सिर्फ अपनी झोली भर सकती, अपने फायदे के लिए देश को जला सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नेपाल इसका जीता जागता उदाहरण है। 17 साल में 14 सरकार बदलने वाला और किसी भी नेता मंत्री पे कोई एक्शन नहीं होने वाला, कोई सीबीआई रेड नहीं, कोई जेल, क्योंकि तुम भी खाओ मैं भी खाता हूं। यही नीति नेपाल के सरकार और विपक्ष के बीच में चलती रहे। आप सबके इस क्राइसिस पे क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर। भारत को तोड़ने वालों को सीधा जवाब तुमसे ना हो पाएगा। मिलते हैं, तब तक प्रणाम।